नमस्कार, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मानव भूगोल की विचारधाराओं की चर्चा की थी, जिनमें मुख्य रूप से हमने निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद विचारधारा को संक्षेप में समझने का प्रयास किया था और निश्चयवादी विचारधारा को विस्तार से समझा था। निश्चयवादी विचारधारा जहाँ पर प्रकृति को सर्वेसर्वा मानती है, मानव को गौण मानती है, मानव को प्रकृति का दास मानती है, इसी विचारधारा की आलोचना के फलस्वरूप संभववादी विचारधारा का जन्म हुआ। आज हम बात करेंगे संभववादी विचारधारा की। संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया है, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। संभववादी विचारक यह मानते हैं कि प्रकृति सर्वेसर्वा नहीं है, बल्कि मानव सर्वेसर्वा है। संभववादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन केवल प्रभाव डालती है। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण के द्वारा उचित संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है। वातावरण और पर्यावरण के आधार को संभावनाएं दे रहा है और मनुष्य अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी चॉइस के द्वारा उन संभावनाओं में से उपयोग करता है। तो प्रकृति हमें संभावनाएं प्रदान कर रही है, इसीलिए इस विचारधारा का नाम पड़ा संभववादी विचारधारा। जो संभववादी विचारधारा है, इस विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ। इस विचारधारा के जन्मदाता पॉल विडाल डी ब्लास को माना जाता है। सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग लाफेब्रे ने किया था। हमें यहाँ पर यह बात याद रखनी आवश्यक है कि संभववादी विचारधारा के जनक तो हैं पॉल विडाल डी ब्लास, और संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लाफेब्रे ने। अब हम बात करेंगे प्रमुख संभववादी विचारक, उनके विचारों को बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इसमें पहले विचारक हैं लाफेब्रे, यानी लाफेब्रे का क्या विचार है। लाफेब्रे ने संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है, दास नहीं होता। मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। मनुष्य खुद ये निर्णय करता है कि मुझे क्या प्रयोग करना है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति के प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। अगले विद्वान हैं पॉल विडाल डी ब्लास। संभववादी उपागम के जनक ब्लास ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इनके अनुसार
प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, यानी प्रकृति सलाहकार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे हम कोई काम करते हैं और कुछ सलाहकार हमें सलाह देते हैं, लेकिन उनकी सलाह को मानने पर हम बाध्यकारी नहीं है, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि प्रकृति केवल सलाहकार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और मानव उन सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जो पर्यावरणीय कारक है वह मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल तथा बौद्धिकता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है। इन्होंने माना कि पर्यावरण का नियंत्रण नहीं होता, केवल प्रभाव होता है, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती। ब्लास मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है जो क्रम प्रधान भी है और कृत प्रधान भी है। ब्लास ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूलन उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्में तैयार की हैं तथा अनेक परिवर्तन किया है। अतः प्रकृति एक सलाहकार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगले विद्वान हैं ईशा बोमेन। ईशा बोमेन के अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप और मात्रा बढ़ती है। विज्ञान के विकास के साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव कम होता जाता है। अगले विद्वान हैं कॉल सावर। कॉल सावर ने भी मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुकूल बल दिया। उन्होंने संभववाद का समर्थन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में निश्चयवादियों के बारे में कहा है कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। अगली कड़ी में विद्वान है जीन ब्रुन्स, जो जीन ब्रुन्स से ब्लास के शिष्य हैं और संभववाद के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभावों को गुपचुप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना नहीं हो, चॉइस की संभावना नहीं हो। यानी प्रकृति हमें अवसर उपलब्ध कराती है और मनुष्य उन अवसर में से अपनी चॉइस के अनुसार छांट लेता है। प्राकृतिक वातावरण के द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, तथापि उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। अतः ब्रुन्स महोदय ने पर्यावरण की सीमा को स्वीकार करते हुए मानव क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी। यानी जो भी विद्वान संभववाद के वे कहते हैं कि प्रकृति नियंत्रणकारी नहीं है, प्रभावकारी है। प्रकृति का प्रभाव हो सकता है, नियंत्रण कदापि नहीं हो सकता। जबकि निश्चयवादी मानते थे कि मानव पृथ्वी का बच्चा है, प्रकृति का बच्चा है, प्रकृति उसका पालन पोषण करती है। इसी कड़ी में अगले विद्वान हैं हीगल।
हीगल महोदय ने पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा का इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा कि इन्होंने यह कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। हीगल महोदय के ऊपर जो निश्चयवादी विचारधारा थी उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। हीगल ने कहा है कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो, क्योंकि जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे अब वहाँ तुर्क रहते हैं, और यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। तो हीगल भी संभववादी विचारक है। अगले विद्वान है डिमांजिया। डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा, पाताल तोड़ कुओं तथा नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास के द्वारा वातावरण में अनेक परिवर्तन किया है। अतः मानव वातावरण को परिवर्तन करने में सक्षम है। अतः प्रकृति का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार इन विद्वानों के विचारों से हम अवगत होते हैं और हम यह मानते हैं कि संभववाद निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया तथा उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक माना गया। लेकिन कालांतर में कुछ विद्वानों ने संभववाद की आलोचना भी की। कुछ विचारकों के द्वारा संभववाद की आलोचना की गई। उनका मानना था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी हैं तथा न ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों की आपसी संबंध में परस्पर सामंजस्य पर आधारित है तथा भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। कहने का मतलब है ना तो प्राकृतिक पर्यावरण सर्वेसर्वा है और न ही मानव सर्वेसर्वा है, जबकि दोनों में क्या है, एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। संभववाद के जो कट्टर समर्थक थे ला फेब्रे, इन्होंने भी बाद में पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया। वह आगे लिखते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता। इस प्रकार कुछ विद्वान संभववाद की आलोचना करने लग जाते हैं। फिर एक मध्यम मार्गी विचार निकल कर आता है और वह विचारधारा है नव निश्चयवादी विचारधारा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।